अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री अतुल कोठारी का अपने कुछ शब्दों से इस सभा की गरिमा को बढ़ाएं। आदरणीय न्यायमूर्ति प्रोफेसर बलबीर सिंह जी, अपने विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, जिस विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस विभाग की संकाय अध्यक्षा प्रोफेसर अंजू जी, प्रोफेसर पुष्प कुमार जी, डॉक्टर विकेश जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय आचार्य बंधुओं बहनों, अधिवक्ता भाई और बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, फैकल्टी के शताब्दी वर्ष के निमित्त इस कार्यक्रम का यह आयोजन हो रहा है, ये बहुत आनंद और सौभाग्य का विषय है, क्योंकि जिस विषय पर आज हम चर्चा विमर्श यहाँ करने जा रहे हैं, विधि शिक्षा, लॉ एजुकेशन में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश। अंजू जी ने ये भी बताया कि हम स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, और जैसे बताया गया कि देश स्वतंत्र तो हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमको मिल गई, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता मिली है क्या, ये प्रश्न है। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में लगे हुए लोग, क्रांतिकारी, आम जन की अपेक्षा थी कि भाई हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हमारा राज होगा, तो सारी व्यवस्थाएं, तंत्र हमारा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये हो नहीं पाया अभी तक। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी और भारतीय भाषा अभियान को आज ये कार्यक्रम आयोजित करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं है। तो इसलिए मैं विधि विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, इनके अध्यक्षता और सम्मान्य कुलपति, इन सब का आप सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। क्योंकि देश में अगर कोई बदलाव, परिवर्तन लाना है शिक्षा क्षेत्र में विशेष करके, और इसका प्रारंभ, इसका नेतृत्व अगर दिल्ली विश्वविद्यालय लेता है, तो उसमें सफलता की कोई आशंका नहीं रहेगी फिर। क्योंकि नाम तो दिल्ली विश्वविद्यालय है, लेकिन ये संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यहां से संदेश जो जाएगा वो पूरे देश में जाएगा। और इसलिए अंजू जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, भारतीय ज्ञान परंपरा का विधि शिक्षा में समावेश, मैं बहुत विनम्र भाव से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को है ही नहीं। जब इंडिया शब्द भारत में आया तब से तो नॉलेज सिस्टम समाप्त हो गई है। तो मेरा प्रार्थना है कि इंग्लिश में भी हम भारतीय नॉलेज सिस्टम कहे तो कैसा रहेगा, विचार करिए आप। क्योंकि अभी G20 का जब कार्यक्रम हुआ तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने निमंत्रण में भी अंग्रेजी में भी भारत ही लिखा था। तो इसलिए कि देश की प्रथम नागरिक ने इनका प्रारंभ कर दिया, तो फिर हमको करने में कोई आपत्ति नहीं है। और मैं गुजरात में एक यूनिवर्सिटी में गया था, गणपत विश्वविद्यालय है, तो उन्होंने एक सेंटर बनाया है भारतीय ज्ञान परंपरा का। तो मैंने ये बात कही, तो बाद में उनके कुलपति ने मुझे कहा कि हमने अंग्रेजी में ही भारतीय नॉलेज सिस्टम ही लिखा है वहाँ सेंटर के ऊपर। तो कुछ विश्वविद्यालयों ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की हम लाने की बात कर रहे हैं शिक्षा में,
शिक्षा में, विशेष करके विधि शिक्षा में, क्या आज उसकी आवश्यकता है? क्या इसका कोई रिलेवेंस है? क्या हमारा ज्ञान है इसलिए लाना, ये तो एक भावनात्मक बात हो गई। भावना के आधार पर आज दुनिया नहीं चलती है। आज तो लॉजिक, साइंस की बात करती है, प्रमाण की बात होती है, इसके बाद कोई भी बात शुरुआत हो सकती है। इसलिए तो राम मंदिर को बनने में 500 साल लग गए, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं पक्के थे। तो आज तो दुनिया इस आधार पर चलती है। तो हमने भी इस दृष्टि से विचार करना पड़ेगा कि क्या आज भारतीय नॉलेज सिस्टम का कोई रिलेवेंस है? क्या मैं कहता हूं है। जब दुनिया में योग दिवस मनाने की बात आई तो पूरी दुनिया के देशों ने एक आवाज से उसका स्वागत किया। और मैं अमेरिका गया था तो मैंने देखा कि वहाँ भारत से तो ज़्यादा योग सेंटर वहाँ खुले हुए हैं। और इंग्लैंड में तो ऐसा कहा था कि योग हाई सोसाइटी के लिए है। क्यों? इतना कॉस्टली है, महंगा है योग वहाँ। और हमारे यहाँ मुफ्त में, फुकट में मिल रहा है योग, तो हमको ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। और कई मुस्लिम देशों ने भी योग का स्वीकार कर लिया। क्यों किया? क्योंकि आज जो मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस का, तनाव का जो समस्या देश दुनिया में है, इसका समाधान किसी मेडिकल साइंस में नहीं है। ये अमेरिका सहित देशों ने सबने अनुभव कर लिया और ये भी अनुभव किया कि इसका समाधान, सॉल्यूशन है तो वो योग में है। इसलिए लोगों ने सर पर बिठाया योग को। लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों साल की परंपरा है योग की। तब तो कोई मेंटल हेल्थ का, स्ट्रेस का कोई समस्या ही नहीं था। इसका तात्पर्य क्या है कि दुनिया की आज सोच क्या है, थिंकिंग क्या चलता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब सॉल्यूशन ढूंढने हम निकलते हैं। कोरोना आया, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अभी मिल नहीं रहा है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा वो है कि प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। जो भी व्यक्ति छोटी उम्र से योग में धारण कर लेता है, कभी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस का प्रॉब्लम कभी भी जीवन में नहीं आ सकता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, और क्रिएट होता है तो उनका सॉल्यूशन हमारे पास उपलब्ध हो। यह भारतीय ज्ञान परंपरा है। इसलिए यह ज्ञान परंपरा भारत को नहीं, पूरी दुनिया को इसकी आवश्यकता है। पूरी दुनिया तो लालायित है भारतीय ज्ञान परंपरा से, इंतजार कर रही है। लेकिन जिसको देना है दुनिया को ज्ञान, पहले वो तो उसको समझ ले। क्या आज हम देने की स्थिति में है? ये हमारे लिए बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसका प्रारंभ किया है, लॉ फैकल्टी ने विशेष करके इस बात को। कि पहले हम तो इसको समझे, सीखे, जाने। आज से 10-15 वर्ष भारतीय ज्ञान परंपरा की कोई बात करने वाले कोई विद्वान मानते ही नहीं थे, उनको किनारे कर दिया। आज देश में धीरे धीरे वातावरण बदला और बहुत आनंद की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा को इनकलकेट करने की बात कही गई है। मैं देश भर में जाता हूं, लेकिन आज प्रश्न यह है कि भारतीय ज्ञान है क्या? क्योंकि पिछले 175 ईयर्स की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उससे तो बाहर कर दिया था हमने भारतीय ज्ञान को। इसलिए आज तो प्रश्न वहीं से शुरू होता है कि है क्या भारतीय ज्ञान? पहले तो मैं समझता हूं कि ये जो पहली एक कॉन्फ्रेंस, एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है इस विषय पर या दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो कम से कम हमारे सभी आचार्य और छात्र इस विषय को पहले समझने का प्रयास हम करें कि भारतीय ज्ञान है क्या। एक विश्वविद्यालय में गया था तो मंच पर से साहब वेद, उपनिषद आदि की उदाहरण दिए। फिर हम लोग थे तो मैंने चांसलर साहब को कहा, मैंने कहा चांसलर
ये बताइए कि उपनिषद का आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छी बात हुई। मैंने कहा आपके छात्रों ने वेद उपनिषद पढ़ने की बात बाद में करेंगे, देखा भी है क्या कि ये ऋग्वेद है, ये अथर्ववेद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ये मंडूक उपनिषद है, देखा भी क्या है, देखा भी है क्या? तो चांसलर साहब बहुत समझदार थे, तो मुझे बताइए क्या करें हम। तो मैंने उनको निवेदन किया कि पहले ये सारे ग्रंथ आपके पुस्तकालय में मंगाइए और फिर एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी लगाइए कि कम से कम हमारे छात्र बच्चे देखे तो सही कि है क्या, हाथ में लेकर देखे तो कहिए हाँ ये ऋग्वेद है भाई, तब तो पढ़ने की बात आगे होगी। तो क्या हम भी लॉ फैकल्टी में इस प्रकार विचार कर सकते हैं या दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रकार विचार कर सकते हैं कि जितने भारतीय ग्रंथ हैं, आधारभूत ग्रंथ जो है, बाकी तो हजारों किताबें हैं, तो वो अपने यहाँ पहले उपलब्ध कराए और बच्चे उनके देखे, हमारे आचार्य देखे, पढ़े धीरे धीरे उसको, तब तो भारतीय ज्ञान परंपरा फिर सिस्टम में लाने की बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और क्योंकि भूतकाल में तो दुनिया को बहुत कुछ हमने दिया है। हमारे पास एक किताब है, भारत क्या है उसका नाम है, वो इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में, असमीज में है, कई भाषाओं में वो किताब है। उस किताब में क्या है कि दुनिया के महापुरुषों ने, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे नोबेल ऑरेटर हो, उन्होंने भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति, भारतीय ट्रेडिशन, भारतीय भाषाएं, इसके बारे में क्या कहा है, विथ रेफरेंस है उसमें। और उस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर, मेन पेज पर जो एक कोटेशन है वो आइंस्टाइन का है। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर के ऋषि मुनियों ने हमको गिनती नहीं सिखाई होती, काउंटिंग नहीं सिखाया होता, यानी जीरो डेसिमल सिस्टम नहीं दिया होता, तो शायद साइंस और टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार का शोध, अनुसंधान, रिसर्च हो रहा है आज दुनिया में, ये संभव ही नहीं हो पाता। और इस किताब में अधिकतर विद्वानों ने, भारत के एक विद्वान नहीं है, दुनिया के विद्वान ही है, भारत छोड़कर ही, उसमें अधिकतर विद्वानों ने वेद उपनिषद का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने वेद उपनिषद का अध्ययन किया है। इतना श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा है हमारी, क्यों पूरी दुनिया लालायित है इसके लिए? जब जर्मनी में एक विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट खुलता है तो जितने सीट्स है उससे कहीं ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं क्योंकि सारा ज्ञान तो उसी में है। हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, भारतीय ज्ञान है, वो तो संस्कृत ग्रंथों में है। और हम कहते हैं साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे संस्कृत नहीं रख सकते, तो वो कहां से फिर शोध अनुसंधान करेंगे इस विषय पर? आनंद की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके द्वार खोल दिए हैं। कई IIT, IIM में भी संस्कृत के विभाग खुलने लगे हैं अभी। दुनिया इसलिए लालायित है कि दुनिया जानती है कि आज दुनिया के सामने जो जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उन अधिकतर प्रॉब्लम, चैलेंजेस का सॉल्यूशन भारतीय ज्ञान परंपरा में है। इसलिए दुनिया लालायित है, चाह रही है। लेकिन उसको देने का काम तो हमने ही करना पड़ेगा। हमने वैल्यू एजुकेशन पर एक पहली कॉन्फ्रेंस की थी 2010 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में, शांति कुंज में। तो डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भी हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में रहते, तो समापन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अतुल जी इस पर बहुत जल्दी काम करना है। मैंने कहा क्यों? तो कि हमारा दुनिया भर में हमारी इकाइयाँ है, ब्रांचेस है। दुनिया के लोग हमसे पूछते हैं कि वैल्यू एजुकेशन, संस्कारों की शिक्षा, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये तो आप ही दे सकते हैं, आपके जो एक्सपीरियंस का विषय है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो ये मानते हैं, लेकिन हमारी स्थिति आज क्या है हम जानते हैं। तो इसलिए भारतीय ज्ञान दुनिया चाह रही है, दुनिया को आवश्यकता है आज, वो देने का काम हम लोगों का है। मैंने जैसे कहा कि भूतकाल में बहुत कुछ हमने दिया है, लेकिन आज तो क्या है, आज दुनिया में कटोरा लेकर हम घूम रहे हैं।
जहां से जो मिला वो लाते हैं और हमारे बच्चों को झूठन परो। तो आज कुछ दुनिया को देने की स्थिति में आना है। हम कहते हैं भारत विकसित भारत बने, समर्थ शक्तिशाली भारत बने, विश्वगुरु भारत बने। इसका तात्पर्य क्या है? क्या भारत को अमेरिका बनाना है क्या, दुनिया का दादा? ये कल्पना नहीं है भारत की। भारत विश्वगुरु बने यानी भारत दुखी पीड़ित गरीब देश है, इन सब का संरक्षण संवर्धन करने वाला भारत बने, जो हमने कोविड में किया था। और दुनिया की चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन करने वाला हमारे युवक तैयार हो। यह भारत की विश्वगुरु की कल्पना है। ऐसा भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि शिक्षा नीति का पूर्ण क्रियान्वयन टोटालिटी में इंप्लीमेंट से देश की एजुकेशन सिस्टम बदलेगी। हमारा एक ध्येय वाक्य है कि अगर देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। इफ यू चेंज द कंट्री, चेंज द एजुकेशन सिस्टम। जैसे नागरिक चाहिए, जैसा समाज चाहिए, जैसा राष्ट्र चाहिए, वैसी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक बहुत संस्कारी हो, हमारा मूल्यवान समाज हो, समर्थ शक्तिशाली विश्वगुरु भारत हो, लेकिन शिक्षा तो ऐसी है नहीं। और ऐसी शिक्षा लानी है फिर से। आज कहते हैं कि 2023 में 7.5 लाख बच्चे भारत से विदेश पढ़ाई के लिए एक साल में गए, और इस पिछले 5-6 सालों में दुनिया भर से जो पढ़ाई करने के लिए भारत बचा है वो ओनली 49,000 है। ये गाड़ी अगर रिवर्स में डालनी है तो उनका एक ही रास्ता है। हम इंग्लिश के नाम पर तैरना चाहते हैं। मेरा कोई भाषा का मित्र विरोध नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखने थोड़ा दुनिया से कोई आएगा भारत में। वो चाह रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, तो भारतीय ज्ञान परंपरा फिर से हम एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे तो दुनिया भर से फिर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आ सकते हैं। इस प्रकार की एक ज्ञान परंपरा है, और इस ज्ञान परंपरा कोई एक विषय नहीं है, इसलिए हर विषय में इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसे लॉ फैकल्टी का आज है कि विधि शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, ऐसा हर फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में भारतीय ज्ञान जो परंपरा है वो अर्थशास्त्र में नहीं चलेगा, जो इकोनॉमिक्स में है वो फिजिक्स में नहीं चलेगा। हर विषय के अलग ज्ञान है, और सारा ज्ञान है हमारे ज्ञान पर। लेकिन चुनौती क्या है? अंतिम विषय एक कह कर मेरी बात पूरी करूंगा कि वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में जो ज्ञान है वो सूत्र रूप में हो, आधारभूत सिद्धांत के रूप में बात है। उस सिद्धांत को वहां से लेकर वो सिद्धांत शाश्वत है, उसको वहां से लेकर आज की आधुनिक आवश्यकता के अनुसार, बोर्ड नेरा के अनुसार आज के सिलेबस में कैसे इसको इंट्रोड्यूस करना, ये चैलेंज है। तो इस दृष्टि से इस पर बहुत गहराई से आगे काम करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपको, चाहे छात्र हो चाहे हमारा आचार्य हो, कि कम से कम हम अपने एक विषय जो है, एक सब्जेक्ट को चिन्हित कर ले कि मेरा रुचि का, इंटरेस्ट का विषय है ये। उस विषय में भारतीय नॉलेज सिस्टम क्या है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में से लेकर आधुनिक ग्रंथों में भी, इनका अध्ययन हम प्रारंभ कर सकते हैं क्या? तब धीरे धीरे ये बातें फिर आगे बढ़ने की बातें आगे चलेगी। और अंतिम एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय या चाहे लॉ फैकल्टी, क्या हम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक सेंटर खड़ा कर सकते हैं क्या, कि इसका समग्रता से काम करने के लिए एक सेंटर खड़ा कर सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने वो काम किया, अभी हमने वहाँ कार्य किया है शुरू, और एक शीर्षस्थ समिति यानी हाई पावर कमिटी भारतीय नॉलेज सिस्टम के लिए बनाई है, और इस पर लगातार अभी कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इसी प्रकार का कार्य क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रारंभ कर सकते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि हम प्रारंभ कर सकते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा कोई कार्य दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा या लॉ फैकल्टी में होगा तो मैं भारतीय भाषा अभियान का भी संरक्षक हूँ और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का भी सचिव हूँ। इस नाते मैं आपको कह रहा हूँ
कि ऐसा कोई भी कार्य होगा तो हम पूर्ण रूप से साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। यही प्रार्थना अभ्यर्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।